नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करता हूँ। मैं पंकज। टुडे विश्व इतिहास की इस सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 9 होगा हमारा। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 तक पढ़ लिया था। 7 में हमने पढ़ा था ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति कैसे हुई थी। लेक्चर 8 में हमने पढ़ा था कि प्रबोधन युग प्रबोधन युग में विचारकों के बारे में खूब अच्छे से जानकारी दी थी। आज लेक्चर 9 होगा। लेक्चर 9 में हम लोग थोड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा। इसमें हम लोग अमेरिकन रेवोल्यूशन मतलब अमेरिकन क्रांति के साथ साथ अमेरिका किस तरीके के राष्ट्र के रूप में उदय हुआ और गृह युद्ध भी क्या हुआ उसमें उसको देखेंगे। जो लिंकन के समय हुआ था 1861 से 65 की युद्ध, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग इस पूरे लेक्चर के अपनी जो आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 9, इसको कुछ सेगमेंट में पार्ट में बांट लेंगे ताकि हमें आसानी हो। आसानी कैसे हो, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा अमेरिका की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ऐतिहासिक स्थिति, खोज कैसे हुई। जब यूरोप के बाद जो भी कंट्री खोजी उसको नई दुनिया बोला जाता है, उसको समझेंगे। यूरोपियों के बसने का क्या कारण था, यूरोपीय आगे क्यों बस रहे थे, उपनिवेश कैसे स्थापित किए गए, क्रांति के कारण क्या क्या थे जो अमेरिकन क्रांति हुई, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक, ये सब देखेंगे। क्रांति के युद्ध के चरण कुछ घटनाएं देखेंगे, जैसे मैसाचुसेट्स में कैसे सभा हुई, फिलाडेल्फिया का प्रथम जो महाद्वीपीय सम्मेलन उसको देखेंगे, द्वितीय भी देखेंगे, और साथ में स्वतंत्रता का युद्ध देखेंगे। इंग्लैंड क्यों असफल हुआ उसको भी देखेंगे, और अमेरिका का संविधान देखेंगे कैसे बना, फिर अमेरिका क्रांति का महत्व देखेंगे। ब्रिटेन क्या इसे सबक लिया, क्रांति की अपनी क्या सीमाएं थी, राष्ट्रवाद का विकास हुआ किस तरीके से, गृह युद्ध हुआ वहाँ पे, और फिर कुछ प्रश्न जो यूपी पीसीएस में आए 2013 में उसको देखेंगे कि क्रांति जो ये हुई थी ये वाणिज्यवाद और वाणिज्यवाद के खिलाफ कैसे विद्रोह थी। इस तरीके से देखेंगे। एक चीज़ आप लोगों को हम बता दें, पूरा लेक्चर को हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। आप लोग इसको खूब ध्यान से सुने और शायद आपको ये इसमें ये सुनने के बाद इसको आप इंजॉय करेंगे, अच्छा आपको फील होगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले हम लोग नीचे मैप हमने बनाया है और मैप को ध्यान से देख लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर हम ऊपर आके देखेंगे। मैप में अगर आप देखिए तो अमेरिका का मैप आपके सामने है। इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये चूंकि बार बार ये चीज़ें यूज आएंगी तो इसलिए मैं बता दूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैप में ऊपर हमने लिखा यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगर हम पूछे यूनाइटेड किंगडम क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड को जब ऐड कर दिया जाता तो उसको बोलते हैं यूके। तो इस बुक में या किसी भी बुक में यूके जनरली लिखा रहता है, उसका मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड। अब प्रश्न उठता है ग्रेट ब्रिटेन क्या चीज़ है। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स जोड़ करके ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कहीं कहीं ब्रिटेन यूज़ करेंगे, कहीं कहीं इंग्लैंड यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन जो भी आपको लिख के आए कि ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांति थी अमेरिका में, या फिर अमेरिकन क्रांति इंग्लैंड के विरुद्ध हुई थी, तो जो भी आए आप वही वर्ड यूज़ करना। इतना टेक्निकल में नहीं जाना है अपने को। ब्रिटेन या इंग्लैंड में एज सिनोनिम्स यूज करूँगा, हालांकि उसके बीच जोग्राफिकल लेकर डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप इंग्लैंड या ब्रिटेन यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन क्या लिखता है उस हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि ये पूरा आप देख रहे होंगे कि अगर अपने राइट हैंड साइड में आप देखें तो वहाँ पर लिखा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। उसके बाद आपको पूर्वी तट अमेरिका का दिख रहा होगा, नीचे एक सिंह जैसा फ्लोरिडा भी आपको दिख रहा होगा। अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाएं तो आपको देखेंगे प्रशांत महासागर आपको दिख रहा होगा, नीचे प्रशांत महासागर, इस तरफ कैलिफोर्निया आपको दिख रही होगी। तो आप देखिए पूरब साइड में जो भी कोई आएगा अगर यूरोप से, तो पूर्व साइड से एंट्री करेगा पूरब से। जब इस समय जब इसमें जब कोई नहीं था, जब जानकारी नहीं थी अमेरिका के बारे में, तभी तो लोग अमेरिका में रहते होंगे, बिल्कुल रहते थे, इतना बड़ा एरिया था। तो कई सारे कबीले वाले लोग रहते थे। जब यूरोप ने इसको खोजा तो नई दुनिया बोला, तो कई सारे मूल निवासी कबीला या आदिवासी जैसे लोग रहते थे। अलग अलग कबीला होता था, अपना आपस में लोग व्यापार भी करते, शादी करते, आदिम संस्कृति इनकी थी, और ये इस क्षेत्र में दूर दूर तक भी फैले हुए थे। अब हुआ क्या कि जब यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद भौगोलिक खोजें शुरू हुई। उस तरह में जो स्पेन के निवासी थे कोलंबस, उनको लगा पृथ्वी गोल है तो क्यों ना हम चलें और पृथ्वी हमें मिल जाएगी। अगर हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तब भी घूम के पूर्व आ जाएंगे, इंडिया पहुंच जाएंगे। तो बेचारे खोजने निकले वो 1492 में, तो अमेरिका पहुंच गए वो।
तो अमेरिका जब पहुंचे तो उनको लगा कि ये इंडिया पहुंच गए हैं। तो वहां पर कुछ लोग थे, एक कुछ द्वीप पे पहुंचे थे, तो वहां पर उनको इंडीज बोला, और यहाँ के रहने वाले इंडियन बोला, रेड इंडियन बोलना शुरू कर दिए। लेकिन बाद में जब इस महाद्वीप की प्रॉपर ढंग से खोजबीन हुई, जानकारी हुई, तो इसका नाम इटली के निवासी जो नाविक थे उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी, तो उन्हीं के नाम से उसको अमेरिकाज और बाद में अमेरिका पड़ गया। ठीक है। तो लेकिन अब जब यूरोप के आने से पहले यूरोप के लोग यहाँ बसे, उससे पहले यहाँ पे इनके लोग तो रहते ही थे ना, लोकल लोग। तो ये हुआ कि भाई यूरोपियंस लोग आने शुरू कर दिए। जब जाके बताए स्पेन में कि हमने एक जगह खोजी है, तो लोगों को लगा क्यों वहीं चलते हैं, वहीं रहते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि बहुत सारी दिक्कतें हैं यूरोप में, तो चल के वहीं रहा जाए, अमेरिका में रहा जाए। तो वो लोग पूर्व की तरफ से एंट्री करेंगे धीरे धीरे। तो पूर्व का जो एरिया है वो अलग अलग है। पूर्व के एरिया में भी 3 पार्ट में अगर हम देखें तो ऊपरी भाग है, मध्य भाग है और निचला भाग है। ऊपरी भाग में जैसे न्यू हैम्पशायर करके है, जो हमने येलो कलर से मार्क किया, न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स और रोड द्वीप है। बीच वाला भाग है, तो यहाँ पर जो पूर्वी भाग है वो जान ही रहे हैं आपकी, चूंकि आप ध्रुव की तरफ जाएंगे ठंडक बढ़ती जाएगी, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंडक बर्फीले क्षेत्र पर, इसलिए ज़्यादा कुछ होता नहीं, मछली और लकड़ी वगैरह काम होता है। तो आप लोगों को पता है कि अगर ऊपर मछलियों के लिए आप ज्योग्राफी में पढ़े हो, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह कितना अच्छे से ग्रो करते हैं, वहाँ पर मछलियाँ होती हैं। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप उपग्रह भी कनाडा वाला था, तो उधर मतलब होता है। अब नीचे अगर आएंगे, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और जो मैं ग्रीन कलर से किया हूँ मैरीलैंड, यहाँ पर ये मध्य भाग है, यहाँ पर शराब और चीनी का उद्योग था। नीचे आए वर्जीनिया, वर्जीनिया तंबाकू लिए फेमस है, आप लोग जान रहे हैं। उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, ये चूंकि गर्म हो जाता तो यहाँ पर खेती होती थी कपास का, बागानी फसल का, जलवायु गर्म होने के कारण। तो हमें ये मैप का अध्ययन कर लें फिर अच्छा रहेगा। फिर अगर बीच में आए देखें, एक लुसियाना प्रांत था, ये तो फ्रांस के पास था, बहुत बाद जो है उसको ले लिया गया यूएस से। फिर नीचे देखें इधर मतलब पूरब में नीचे फ्लोरिडा आपको दिख रहा होगा, फ्लोरिडा आपको दिख रहा होगा, जो स्पेन का स्पेन के पास था पहले, तो इसको भी बाद में गृह युद्ध के बाद ले लिया गया था। तो ये हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब ये जाके वहाँ बताए कोलंबस जी की भाई स्पेन वासियों के बारे में, पूरे यूरोप में सूचना फैल गई। तो स्पेन वासी तो आ रहे थे, साथ साथ में डच, फ्रांसीसी, जर्मनी, पुर्तगाली, ब्रिटिश लोग भी यहाँ आके बसना शुरू कर दिए। अब जब आते तो आपस में थोड़ी मोड़ी इनकी लड़ाइयाँ भी होती रही होंगी। तो स्पेन से लड़ाई हुई, इंग्लैंड के बीच नौसैनिक युद्ध हुआ, स्पेन की हार हुई। तो इस महाद्वीप में सारे यूरोपीय आने शुरू हो गए। और धीरे धीरे क्या होता गया है कि ब्रिटेन ने सबको लड़ाई कर करके सबको भगाना शुरू कर दिया, मतलब और लोगों को। फ्रांस वाले ऊपर, फ्रांस के लोग भी आते थे, उनको भी भगा दिया। और कुल मिलाकर ज़्यादातर आबादी देखा जाए 90% जो आबादी थी वो ब्रिटिश की थी। बाकी और लोग भी थे इसमें, डच, जर्मन, पुर्तगाली, वो लोग भी, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रिटिश वाले, ब्रिटेन वाले थे। अब प्रश्न उठता है कि ये लोग ब्रिटेन वगैरह वाले, यूरोप वाले यहाँ आना क्यों शुरू कर दिए, ये थोड़ी सी बात समझने वाली है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में, आप मैप देख लीजिए इत्मीनान से, आप देख लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई आ क्यों रहे थे ये लोग। तो कई सारे कारण थे इनके आने के, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, वो ऊपर बना हुआ है कोलंबस वाली बात। तब हम आते हैं कि यूरोपी क्यों यूएस में बसना शुरू किया। धार्मिक कारण था, यूरोप में उस समय धर्म युद्ध हो रहा था, प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हो रहा था, धार्मिक असहिष्णुता वहाँ पे थी। अब क्या किया, ये सब कारण थे जो यूएस में लोगों को प्रवास के लिए जो है, यहाँ मैं अमेरिका ना बोलूँगा, यूएस बोल दूंगा ना, तो आप अमेरिका समझ लीजिए वैसे। तो वहाँ पे प्रवास के लिए प्रेरित किए। और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों के बीच लड़ाइयाँ थी बेसिकली। तो अब जो लोग प्रोटेस्टेंट वगैरह मानते थे, उनको नहीं रहने की जगह दिया गया ब्रिटेन, तो बोले चलो हम लोग चलते हैं अमेरिका। वहाँ पे दूसरा कारण था, ब्रिटेन में औद्योगिकरण थोड़ा मोड़ा चल ही रहा था, भूमि कम हो रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी। तो जो किसान भूमिहीन थे उनको लगा चलो अमेरिका चलते हैं, वहाँ का रुख कर लिए। कुछ लोग जान बचाकर आए, क्योंकि उनको आदेश वहाँ कुछ सजा दी गई थी यूरोप में, तो उनको वो भी यहाँ रहने लगे। कुछ लोग बड़ी स्वतंत्रता चाहते थे, तलाश में सभी तरह से बंधन मुक्त चाहते, वो भी यहाँ पर आए। आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश में बहुत लोग हैं। इस तरह लोग इस महाद्वीप पे पहुंचे। जब यहाँ पहुंचे ये लोग, यूरोपियंस लोग, तो देख क्या रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी घासें हैं और क्या करें। और जब वो आए पूर्वी तट पे, जैसा कि हमने मैप में देखा, तो वहाँ पर कुछ रेड इंडियंस रहते जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनसे इनका संघर्ष हुआ, उनको इन्होंने मार मार करके पश्चिम की तरफ भेज दिया, कुछ की हत्या भी कर दिया। तो इस तरीके से
इन लोगों ने यहाँ पर अपना एक तरीके से अर्थव्यवस्था मजबूत किया, और लोग और देशों के साथ व्यापार करना शुरू, मतलब एक वेल स्टेबिलिटी वाली सोसाइटी इनकी बन गई। इसी क्रम में जब यूरोप को लगा, यूरोप में अब हम चलते हैं ब्रिटेन, वहां पर औद्योगिक क्रांति तो हो ही रही थी, अब उनको कच्चा माल और बाजार दोनों जरूरत थी, तो उनको लगा कि हर जगह उपनिवेश बनाया जा रहा है तो क्यों ना अमेरिका में चले उपनिवेश बना लें। अब अमेरिका ये लोग पहुंचे, तो अमेरिका पहुंचे तो वहां देख के आ रहे हैं कि पूरब साइड में लोग बसे हुए हैं पूर्व साइड में, तो बोले चलो यहीं से अपनी कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं। तो 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन ने जो है, 18वीं शताब्दी मतलब 1700 समथिंग, 18वीं शताब्दी क्या होती है, 1701 से लेकर के 1799, 18वीं शताब्दी तो 13 उपनिवेश उसने बसाए। अच्छा, उपनिवेश में क्या कैसा कार्यक्रम होता है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि भाई अमेरिका में जो उपनिवेश था उनका क्या कार्यक्रम था। उसमें जनता जो होती थी वो एक चुनी हुई सरकार को चुनती थी, मतलब अपने प्रतिनिधि को, लेकिन जो इंग्लैंड चूंकि अब उसको उपनिवेश अपना बना लिया था, तो इस तरीके से गवर्नर का पूरा होल्ड होता था। गवर्नर उस चुनी हुई सरकार के जो प्रतिनिधि होते थे उनके कानूनों को भी रद्द कर देता था, तो उपनिवेश बना लिए। अच्छा, 13 जो उपनिवेश थे अलग अलग, जो अभी हमने देखा ईस्ट के लोकेशन में, पूरब की तरफ हमने मैप में देखा, तो ऊपर हमने देखा किस तरीके से न्यू हैम्पशायर, रोड, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, ये सब चीज़ें मैप में आप फिर देख लेंगे पेज नंबर 1 पर। तो सभी उपनिवेशों की सीमाएं अलग अलग थी, जो 13 उपनिवेश थे इनके सीमाएं तट कर उनका अलग था, वित्त व्यवस्था अलग थी उनकी। तो ब्रिटेन जो था वो आया यहाँ पे क्यों आया, उसको संसाधन की जरूरत थी, अपने देश के विकास की जरूरत थी, इनके संसाधनों यूज करनी थी, यहाँ पर हित टकराए। तो उपनिवेशों को अनुभव हुआ कि ब्रिटेन जो है उनके ऊपर आपत्तिजनक कानून लगाया जा रहा है, और स्वतंत्र राष्ट्र बनने का उनके अंदर विचार उत्पन्न हुआ। इसलिए उनको लगा वैसे बन ना पाए, कुछ ना कुछ क्रांति तो करनी पड़ेगी। तो कारण कुछ थे ना क्रांति, कोई भी व्यवस्था ऐसे तो कोई किसी को नहीं तोड़ना चाहता, उसको लगता है जब उसको कि भाई असहनीय हो गई तब उस व्यवस्था को तोड़ना चाहता है। तो सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक क्या कारण थे और आर्थिक क्या कारण थे उसको हम देखेंगे। तो सामाजिक और धार्मिक कारण देखें तो ब्रिटेन से अमेरिका का लगाव बहुत कम था, क्योंकि जो अमेरिकन थे वो जब आए थे ब्रिटेन से होकर के, तो उस समय उनको कोई मदद तो ब्रिटेन ने किया नहीं था। बड़ी बड़ी घासें थी, खुद काटे, खुद खेती बाड़ी शुरू किए, खुद अपना व्यापार बिजनेस शुरू किए, तो इस तरीके से कोई ऐसा भावात्मक लगाव है ब्रिटेन से उनका नहीं था। और फिर यूएस के जो लोग आए थे वो यूरोप से धर्म सुधार के दौरान आए थे, प्रोटेस्टेंट मानने वाले थे, जबकि ब्रिटेन में भी कैथोलिक धर्म थी। यूएस की सोसाइटी चूंकि स्ट्रगल करना पड़ा तो शिक्षित भी हुए, समझदार भी हुए, जीवन का अनुभव उनके पास था, चीज़ों को समझे वो। और यूएस में ऐसा कोई सामाजिक टकराव नहीं था, अलग अलग लोग आए थे अलग अलग यूरोपियन देशों से, तो उनका क्या था कि वो उन्होंने उस समय यूरोप में भी पुनर्जागरण प्रबोधन युग हो चुका था, इसलिए उन्होंने उन विचारों को अपने अंदर आत्मसात किया था। प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति वो बहुत ही सहिष्णु थे। अलग अलग संस्कृत होने पर लोग उदारवादी थे, फिर भी दिल्ली की स्थिति जैसे आज है देखा जाए वैसी कुछ स्थिति रही होगी, मल्टी कल्चरल सोसाइटी रही होगी, सब एक कॉमन उद्देश्य, सबको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना था, सबको विकास करना था, इन सब मुद्दे पे वो लोग एक थे, मतलब वहाँ पे रहते थे। कहाँ पे? अमेरिका में अलग अलग उपनिवेशों में 13 उपनिवेश, और जबकि अब उपनिवेश ब्रिटेन बना चुका है अमेरिका को, और ऊपर बचा हुआ कनाडा है, अमेरिका के जस्ट ऊपर कनाडा है। कनाडा कौन उपनिवेश बनाया था? फ्रांस बनाया था अपना उपनिवेश, उसको आगे देते। तो क्या ये हमने देखा कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। अब देखेंगे राजनीतिक कारण क्या था। अगर हम लोग राजनीतिक कारण की बात करें तो शुरुआत में अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश होने के बावजूद जब हुआ क्या कि भाई अमेरिका उपनिवेश था ब्रिटेन का, लेकिन ब्रिटेन का जो रूल था या फिर जो उसका हस्तक्षेप था वो सिर्फ ऊपरी लेवल पर था, निचले स्तर पर नहीं था। क्यों नहीं था उसके पीछे हम कारण जानेंगे। एक्चुअली में गवर्नर तक तो था, ये नहीं आम आदमी जीवन में उतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था वहां पे अमेरिका में। ब्रिटेन का एक तरीके से सांकेतिक शासन था ब्रिटेन का यूएस पर। क्यों? यूएस को जोड़ कर रखना ब्रिटेन का प्रतिष्ठा समझाता था, क्योंकि उसको डर था ब्रिटेन को, क्योंकि ऊपर तो फ्रांस का राज था, कनाडा के ऊपर फ्रांस ने कनाडा को उपनिवेश बनाया था। उनको लगता था अगर मान लो हम इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालेंगे, किसके ऊपर? जो उपनिवेशों के ऊपर, जो अमेरिका में लोगों के ऊपर डालेंगे, तो ये लोग कल के डेट में फ्रांस की तरफ चले जाएंगे। तब क्या किया जाए, तो इसलिए डरते थे। लेकिन फिर ब्रिटेन और फ्रांस में एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है 56 से लेकर 63 तक,
और फ्रांस हार जाता है 63 में, 1763 में फ्रांस हार जाता है। हार जाता, पेरिस की संधि होती। अब पेरिस की संधि अब कनाडा पे अधिकार किसका हो गया? ब्रिटेन का हो गया, क्योंकि ब्रिटेन जीत गया, फ्रांस हार गया। फ्रांस को हालांकि बहुत दुख होता है, उसको एक टीस है जो आगे बदला लेने को हमेशा कोशिश करेगा ब्रिटेन से। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है हमें, अगर हम इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ते, थर्ड कर्नाटिक वार भी हुआ था ना, तो उसमें क्या होता, 1763 वहां भी पेरिस वाली वही संधि हुई थी, जिसमें फ्रांस को चंद्रनगर को छोड़ के बाकी ब्रिटेन ने सारा कुछ फ्रांस को लौटा दिया था। ये आप लोग ये फैक्ट को पढ़े होंगे कि जब थर्ड कर्नाटक वार हुआ था तो चंद्रनगर को ब्रिटेन अपने पास रखा था। इंग्लैंड ब्रिटेन में बोलूं तो आप सिनोनिम समझिएगा, तो अपने पास रखा था और बाकी फ्रांस को लौटा दिया था। तो पेरिस की संधि हुई थी। अब पेरिस की संधि यहां भी हो रही है, इसके कारण भी जो पेरिस की संधि हुई उसमें फ्रांस की हार हो गई। अब कनाडा ब्रिटेन के पास आ गया। अब क्या हुआ, जो डर था ब्रिटेन को, फ्रांस का डर नहीं था कि फ्रांस कहीं जो है अमेरिका पर अपना कब्जा ना बढ़ा ले, अमेरिकी रोज नाराज ना जाए, अब वो डर खत्म हो। इसलिए अब ब्रिटेन को पैसे वगैरह की जरूरत पड़ी हुई, कई सारे कानून पास कर दिया उसने, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, स्टाम्प एक्ट, जरूरी वस्तुओं संबंधित एक्ट। तो अब अमेरिकन को लगने लगा, जो आम आदमी थे उनको ये लगने लगा, और भी पूरे सभी लोग जो उपनिवेश में रहने वाले लोग तो उनको ये लगने लगा कि पहले तो ब्रिटेन ने ऐसा कोई टैक्स वैक्स नहीं, इतना ज्यादा कठोरता नहीं, अब क्यों कठोरता कर रहा है भाई? अगर किसी को आप बहुत ज्यादा लिबरल करेंगे उसको, और उसके बाद लिबरल करने के बाद उसके ऊपर बहुत कठोरता डालेंगे, तो प्रश्न स्वाभाविक सी बातें उठेगा। तो इस तरीके से समस्या, इस जो शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, इन सबको हम डिटेल में आर्थिक कारण में देखेंगे। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जब फ्रांस हार गया और कनाडा के ऊपर ब्रिटेन का अधिकार हो गया, तो ब्रिटेन थोड़ा सा रूल अपना हाश कर दिया, कानून बहुत सख्त बना दिए, किसके ऊपर? उपनिवेशों के ऊपर बहुत सारे एक्ट लगा दिए। दूसरी तरफ क्या होता था, अब जो ब्रिटिश या अमेरिकी थी, दोनों में अगर ब्रिटेन या अमेरिका में दोनों लोगों ने जानते थे समानता, स्वतंत्रता, न्याय सब परिचित थे, क्योंकि पुनर्जागरण का युग था। तो अब जब कानून वगैरह बन रहा है तो जो अमेरिकी जनता, उपनिवेश की जनता है, वो भी तो समझदार है ना, वो सोच रही हो क्यों ऐसा हमारे ऊपर कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला देखिए, और समस्या क्या थी, ब्रिटेन अब जो है और तेजी के साथ कोई भी अगर उपनिवेश वाले अपना कोई कानून बना उसको रद्द कर देता, इससे वो लोग और नाराज थे, अमेरिका के जो लोग थे, उपनिवेशों में रहने वाले लोग। और उपनिवेशों के लोग जब पश्चिम की तरफ जाना शुरू करे, क्योंकि और लोग आने लगे, पूरब भरता गया, तो पश्चिम की तरफ, मतलब देखा जाए तो पैसिफिक ओशन की तरफ जब जाएंगे, पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ क्या हुआ था, ब्रिटेन ने उस क्षेत्र को, पश्चिम वाले क्षेत्र को, जो आदिवासी लोग नहीं थे, जो पहले रेड इंडियंस, जो वहाँ के मूल लोग थे, उनके लिए वो सुरक्षित कर दिया था वो एरिया। तो जब इनको जाने से मना कर दिए गए जो उपनिवेश वाले पश्चिम की तरफ, तो उपनिवेशों में रहने वाले जो लोग थे उनको लगा ये तो ब्रिटेन का एक गैर जरूरी हस्तक्षेप है जो हमारे कॉन्टिनेंट में, हमारे एरिया में कर रहे हैं। इससे उनको इससे जो उपनिवेश वाले लोग थे इंग्लैंड को अपना दुश्मन मानने लगे। बात समझ में आई होगी। अब देखिए वैचारिक कारण, ये तो था जो है राजनीतिक कारण। वैचारिक कारण क्या, यूरोप में पहले पुनर्जागरण प्रबोधन हो चुका था। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार और सीमित संप्रभुता की बात बोल दिया था। रूसो समानता की बात करता, वॉल्टेयर अंधविश्वास को खत्म करने की बात करता है, मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण की बात करता है, कॉन्ट भी एक तरीके से समानता स्वतंत्रता की बात करता था। ये विचारक थे, ये तो विचारक यूरोप के थे, लेकिन इसके बाद भी और सारे विचारक अमेरिका में भी हुए जिन्होंने इन सब चीज़ों, जैसे ये जो यूरोप वाले विचारक थे, ये जैसे इन विचारकों ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय, जनतंत्र का समर्थन किया था। अमेरिका विचारक भी इसका प्रचार किया, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन ने तो यहाँ तक कह दिया, बोला कि उपनिवेशों को विद्रोह करने का अधिकार है। जॉन एडम्स हुए, टॉमस पेन एक बहुत बड़े विचारक थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि अमेरिकी लोगों को चाहिए अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। और उसने जो टॉमस पेन ने कॉमन सेंस करके एक बुक लिखी, और कॉमन सेंस में उसने लिखा कि महाद्वीप में एक बहुत अधिक दिनों तक विदेशी शक्ति के अधीन नहीं रह सकता और तर्क संगत नहीं है। दूसरी तरफ क्या हुआ, टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन लिखा। ये सब चीज़ें लिख करके उनको विचारों से मजबूत है। कोई भी क्रांति पहले विचारों में ही घटित होती है, और इन विचारकों के माध्यम से अमेरिकी लोगों को ये भी पता चला कि संसदीय लोकतंत्र होता क्या है, और उसका संसदीय लोकतंत्र का कानून वहीं लागू होता है जहां से प्रतिनिधित्व संसद में आता है। अब जैसे मान लीजिए भाई ब्रिटेन कानून बना रहा है,
तो वहां पे क्या अमेरिकी प्रतिनिधि गए हुए हैं? क्या उपनिवेशक प्रतिनिधि वहां पे गए हुए? नहीं। तो जहां पर हमारे प्रतिनिधि नहीं है वो हमारे ऊपर कानून कैसे बना सकता है? अगर मान लीजिए भारत सरकार असम के ऊपर कोई कानून बना रही है तो इसका मतलब असम से कोई कुछ प्रतिनिधि आए हुए हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, उनकी सहमति है, मतलब क्या हुआ, वो उन लोगों के बिहाफ पे संसद में उस चीज को ओके कह रहे हैं, तभी तो कानून बनाया जा रहा है। तो अमेरिका को उपनिवेश से कह रहे हैं जब हमारा कोई प्रतिनिधि गया ही नहीं है, ब्रिटेन में बैठा ही नहीं है, तो हमारे ऊपर कानून क्यों लागू कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से उनके अंदर वैचारिक बातें आई। अब क्या आर्थिक कारण बहुत बड़ा कारण था ये। 2013 में इसी से संबंधित कोई प्रश्न भी आया था। प्रश्न ये था 2013 में आर्थिक कारण पे कि भाई जो वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था अमेरिकी क्रांति। तो देखेंगे तो सबसे पहले समझे आर्थिक कारण क्या। देखिए इंग्लैंड की जो नीतियां थी वो अमेरिकी उपनिवेशों को अपने स्वयं की अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती थी। तो क्या नीति थी? नीति ये थी कि इंग्लैंड को किस तरीके से फायदा हो, अमेरिका को फायदा नहीं हो, इंग्लैंड को फायदा हो, सारा रिसोर्सेज जाए और वो बाजार भी उसको मिले। 1651 में इस ब्रिटेन ने कानून नौ परिवहन कानून पास किया और उसमें बोला कि जो हमारे उपनिवेश हैं, मतलब जो अमेरिकी उपनिवेश हैं, वो सिर्फ ब्रिटिश जहाजों का प्रयोग करेंगे और किसी और के जहाज पे अपना सामान नहीं लेके जाएंगे। और ये बोला उपनिवेशों की कुछ वस्तुएं जैसे तंबाकू, कपास, चीनी का निर्यात केवल ब्रिटेन को किया जा सकता है। अगर आपको माल भेजना है तो आप सिर्फ ब्रिटेन को भेजें, उपनिवेशों से बोला गया। अब चाहे कोई ज्यादा पैसा क्यों ना दे रहा हो, लेकिन आपको माल भेजना है अमेरिका। यहाँ देख नहीं रहे आपकी मतलब आपको माल भेजना है ब्रिटेन, उपनिवेशों से बोला कि आप माल हमारा ब्रिटेन में ही भेजें, बेशक कोई और आपको ज़्यादा पैसा दे रहा हो। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर देखा जाए तो जो उपनिवेशों की जनता उसको लगने लगा इनके रहते हुए हमारा विकास तो संभव नहीं है, आर्थिक विकास। देखते हैं आगे पेज में। तो इस तरीके से और भी बात आगे रखी गई, यदि कोई वस्तु इन उपनिवेशों में जाती है जो कि ब्रिटेन की नहीं है तो उस पर भारी तटकर लगा दिया था। कोई वस्तु मान लीजिए कोई लेके चला और इन उपनिवेशों में जाती है जो ब्रिटेन के नहीं है तो उस पर भारी तटकर लगा दिया। इससे क्या हो जाए, कुल मिलाकर महंगा कर दिया जाएगा वस्तु। कुल मिलाकर ब्रिटेन ये मजबूर कर रहा था अमेरिकी उपनिवेशों की आयात केवल ब्रिटेन से ही वो करें। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, अभी तक तो ठीक था, लेकिन और भी अति कब हुई जब फ्रांस हार गया तो ब्रिटेन ने बोला कि भाई कर की उगाही बढ़ा दी जाए। उस समय ब्रिटेन के पीएम थे प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने कुछ ऐसे टैक्स वगैरह का कार्यक्रम किया जिससे और जनता यहाँ की नाराज हुई। मतलब एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा भाई। तो अब क्या हुआ, 1764 63 में वार खत्म हुआ, मतलब 63 में फ्रांस हारा और कनाडा आ गया ब्रिटेन के पास। और 64 में शुगर एक्ट पास कर दिया गया, बोला गया गैर ब्रिटिश उपनिवेशों से सीसा, शक्कर, रम ये आयात रोक दिया गया। मतलब जो ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं वहां से आप सीसा, शक्कर, रम ये अमेरिकी उपनिवेश नहीं ला सकते। और ये भी बोला गया, इसके पहले भी बोला गया था कि जो उद्योग ब्रिटेन में चल रहे हैं आप वो उद्योग नहीं चला सकते। जैसे लोहा सूती बस का उद्योग ऑलरेडी मैनचेस्टर वगैरह में चल रहा है, तो वो अमेरिकी उपनिवेश वो उद्योग नहीं शुरू कर सकते। सबसे बुरी हालत तो ये हुई कि 1765 में स्टाम्प एक्ट ला दिया। स्टाम्प एक्ट के थ्रू धन उगाही का मेन साधन समझती थी ब्रिटेन गवर्नमेंट। कैसे, उसने बोला कि जो कानूनी कागज है, अखबार है, इश्तिहार है, इन पर सर पे सरकारी टिकट लगेगा। अब कागज का उपयोग तो कौन करता है, पढ़े लिखे लोग करते थे, वकील करते थे और जो मीडिया वाले समाचार पत्र करते, इन सबको नाराजगी हो गई। मतलब अब देखा जाए एक तरीके से ऊपर लेवल भी नाराज हो गया। अभी तो ऐसा कोई टैक्स वैक्स लगता नहीं था कागज वगैरह पे या लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, अब लगने लगा। तो इससे लोग नाराज हुए। तो ये हुआ कि एक समस्या बढ़ गई। इस समस्या का समाधान और बातचीत करने के लिए ये हुआ कि मैसाचुसेट्स में सभी जो उपनिवेशों के 13 उपनिवेश उसके प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और घोषणा किए कि भाई ब्रिटेन की संसद को कर लगाने कोई अधिकार नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या है कि प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो कर कैसा, बिना प्रतिनिधि के कर नहीं दिया जाएगा भाई। तो उपनिवेशों ने ब्रिटेन की अब क्या किए करे, उपनिवेश ने बोला, जो अमेरिका को उपनिवेश थे 13 वो बोले ब्रिटेन की वस्तुओं का आयात हम रोक देंगे, हमारे यहाँ ना भेजे कोई सामान, धमकी दिया। तब ब्रिटेन को लगा भाई ये हो सकता है बवाल हो जाए, इसलिए 1765 में स्टाम्प एक्ट लगाया था, 1766 में स्टाम्प एक्ट रद्द कर दिया। अब क्या हुआ, तब भी ब्रिटिश संसद ने बोला चलो स्टाम्प एक्ट रद्द कर देंगे, हमें पैसा तो कमाना है आप लोगों से। कागज, चाय, सीसा, रोगन इन सब पे टैक्स लगा दिया। अब इन सब से टैक्स लगाने से क्या समस्या आ गई,
अब देखा जाए तो कागज, चाय, शीशा, रोगन पे टैक्स लगा दिया। इस पे भी उपनिवेशों ने विरोध किया कि बोला कि हम आपके यहाँ आने वाली वस्तुओं की वस्तुओं की संख्या उसको आधी कर देंगे। और किया भी। उसने क्या किया, ब्रिटेन के जो ये उपनिवेश थे अमेरिका के, इन्होंने बोला, अमेरिका में जो उपनिवेश थे 13, उसने क्या किया, ब्रिटेन से जो चीजें आ रही थी उसको आधा कर दिया। तब ब्रिटेन सरकार ने योजना इसको भी समाप्त कर। लेकिन ब्रिटेन की सरकार भी जिद्दी थी, उसने जो है बोला कुछ भी हो टैक्स लगाने का अधिकार हमें है। तो कागज, शीशा, रोगन पे हटा लिया, लेकिन चाय पे टैक्स लगा रहा। चाय पे टैक्स लगा रहा। तो चाय बहुत बड़ी चीज होती है। आज भी हमारे यहाँ चाय की कहीं ना कहीं गूंज है, संसद से लेके हर जगह से। हाँ, तो चाय बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चाय ही थी तो जो दुनिया में बदलाव लाई। चाय अमेरिका में है, चाय यहाँ पे है। चाय पूरा एक इतिहास है चाय का। तो क्या हुआ, लेकिन चाय पे उसने अपने टैक्स लगाए रखा। बोला कि भाई ठीक है, और चीज़ों को हटा देते, लेकिन अपने दम में या अपना स्वाभिमान बचाने के लिए जो भी है, चाय पे उसने कर को नहीं हटाया। एक बात यहाँ जान लेते हैं हम लोग कि जैसे पहले क्या होता था, कोई अगर शिप आती थी उपनिवेशों में, तो उसको ब्रिटेन के पोर्ट पे जाके वहां भी टैक्स देना पड़ता था। साथ में अमेरिका के उपनिवेशों के पोर्ट पे पहुंच के टैक्स दे, और टैक्स कौन लेता, ब्रिटिश सरकार लेते थे। कुल मिलाकर के दो जगह टैक्स देना पड़ता। तो चाय पे तो टैक्स कर लग गया था। तो अब जो एक शिप थी चाय वाली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जा रही थी, तो ब्रिटेन ने बोला ब्रिटेन में टैक्स मत दो, सीधा चाय पे टैक्स तो लगा ही हुआ है, तुम लेके चले जाओ डायरेक्ट अमेरिकी उपनिवेश में। तो अमेरिकी जो उपनिवेश थे 13, उसमें से कुछ उपनिवेशों ने अपने यहाँ बोले कि हमारे यहाँ चाय नहीं उतरने देंगे, क्योंकि हमारी बात पूरी मानी नहीं गई है। क्या नहीं मानी गई है कि भाई उन्होंने कागज, चाय, कागज, शीशा, रोगन से टैक्स लेकिन चाय पर नहीं हटाया। तो बोस्टन के गवर्नर ने बोला कि आप हमारे यहाँ लाइए, चाय उतरवा देंगे हम यहीं पर। तब अब जनता तो नाराज थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई टैक्स आपने चाय पे हटाया नहीं। तो जब चाय से भरा हुआ 1773 में चाय से भरा हुआ जहाज बोस्टन पोर्ट पे होता, सैमुअल एडम्स एक क्रांतिकारी आदमी था, उसकी अगुवाई में जो उपनिवेशवासी थे, कुछ उपनिवेशवादी आदिवासियों को कपड़ा लिए और उसको पहने और जहाज पे चढ़ गए। चाय की पेटियां उठा उठा के पानी में समुद्र में फेंक दिया। तो इसी को बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। आज भी चाय पे चर्चा हो रही है मार्केट में। तो क्या हुआ कि ब्रिटेन सरकार ने बोस्टन के बंदरगाह को बंद कर दिया, सीज कर दिया, बोला, और ये इसको सोचा कि हमारे स्वाभिमान पे आघात है। तब क्या हुआ, ये हुआ कि चलो भाई फिलाडेल्फिया में बैठा जाए। तो फिलाडेल्फिया में लोग जाके प्रथम जो है महादेवी सम्मेलन, ये कौन, यूएस के 13 उपनिवेश के प्रतिनिधि लोग। अब प्रश्न क्या उठा, उनको लगा कहीं लड़ाई ना हो जाए, इसलिए वो गए वहां पर। फिलाडेल्फिया में 13 प्रतिनिधि 1774 में जाके बैठे। पहला महाद्वीपीय सम्मेलन इसको कहा जाता है फिलाडेल्फिया का। वहां पर बैठे और बोले ब्रिटेन की सरकार से, राजा से वहां पे, कि हमारे उद्योग व्यापार पे लगे प्रतिबंध को आप हटा लीजिए और हमारे निवासियों के बिना सहमति का आप कोई कर ना लगाएं। ब्रिटेन राजा ने सोचा ये तो विद्रोह की घोषणा कर दे, हमारे अंडर रहने वाले हमारा उपनिवेश, इसकी इतनी कैसे हिम्मत की हमारे खिलाफ हमें डायरेक्शन दे। तब उसने बोला, ब्रिटेन के राजा ने, अब हम दमन करेंगे। उसने दमन करने के लिए सेना भेजना शुरू कर दिया। तब उपनिवेशों ने क्या हुआ, तुरंत अपना स्थानीय सेना भर्ती करने और अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो पीछे से फ्रांस वगैरह की मदद तो रहेगी बिल्कुल। तो मैसाचुसेट्स के बाद ये लड़ा गया पहला बार 1775 फर्स्ट क्रांति का युद्ध मैसाचुसेट्स के पास में लड़ा गया। इसमें क्या उपनिवेशों की जो नागरिक सेना थी, जो अमेरिका के उपनिवेश थे, उनके नागरिक सफलतापूर्वक मुकाबला किया किसके, ब्रिटिश की सेना को, मतलब जीत हासिल की यहाँ पर उसने। अब आगे देखें क्या हुआ। अब क्या हुआ भाई, लड़ाई एक तरीके से देखा जाए शुरू हो गई। अब ये हुआ भाई कैसे रणनीति से क्या किया जाए आगे। तो फिलाडेल्फिया द्वितीय महासम्मेलन हुआ। वो कब हुआ, 4 जुलाई 1776 को। अब यहां पर उन्होंने बोला कुछ नहीं, टैक्स वैक्स बात खत्म, अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्रता की घोषणा स्वीकार की। इस घोषणा में क्रांतिकारी विचारों को समावेश किया गया और यह घोषित किया गया ईश्वर सब मनुष्यों को समान बनाया है। प्राकृतिक अधिकारों की बात कही गई कि उसे कोई छीन नहीं, व्यक्ति से कोई उसको छीन नहीं सकता। समानता, स्वतंत्रता, न्याय की बात की गई। सत्ता का स्रोत बोला गया जनता। ये सब विचार जो दिए हैं जॉन लॉक, कांट, रूसो, ये सब, और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन और जेफरसन, ये सब लोगों ने जुड़ करके, ये सब प्रभाव है। सत्ता का स्रोत जनता है। यह घोषणा बाद संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब ये तो दे दिया 4 जुलाई 1776 जिस तरीके से हमारे यहाँ
जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उसी तरीके से इन्होंने बोले स्वतंत्र करवा दिया। अब स्वतंत्रता युद्ध शुरू हो गए। अब स्वतंत्रता युद्ध के लिए एक सेनापति चाहिए, तो सेनापति बढ़िया सेनापति थे अपने जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे एक सेनापति के रूप में। प्रारंभिक लड़ाई बोस्टन के आसपास लड़ी गई। अब फ्रांस का भी सहयोग था लड़ाई में, क्यों? क्योंकि पहले से फ्रांस खार खाया बैठा था इंग्लैंड से, क्योंकि फ्रांस के हाथ से कनाडा छीन लिया गया था। फ्रांस ने बोला आपको हम बताएंगे इंग्लैंड की उपनिवेश छीनने का आखिर दर्द होता क्या है। उसने जो अमेरिकी उपनिवेशों को अस्त्र, सैनिक प्रशिक्षण, खाद्य सामग्री, धन, सेना, बदले भावना से होकर के सबको पूरी मदद दिया। मतलब फ्रांस ने इतनी मतलब पूरी अपनी शक्ति झोंक दिया, मतलब अमेरिका को मजबूत करने के लिए, उनकी तरफ से लड़ने के लिए, ब्रिटेन को बेसिकली हराने के लिए। बेसिकली देखा जाए तो फ्रांस इसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया इस युद्ध में। तो अब इससे क्या हुआ, अमेरिकी सेना जीत गई। तो इस तरीके से देखा जाए महत्व दिखाता है कि एक उतनी प्रशिक्षित सेना नहीं जितनी ब्रिटेन की है, वो कैसे जीत गए इस दौरान। अच्छा, इस दौरान जो ब्रिटेन और भी शत्रु बना लिया था अपना, स्पेन, हॉलैंड, ये भी कहीं कहीं अपना ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। तो क्या हुआ उस समय, एक तरफ तो जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के सेनापति, और यहाँ पर जो इंग्लैंड के सेनापति थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भारत के गवर्नर जनरल भी बनते हैं 86 से लेकर 93, 1786 में 1805 में भी। तो ये जाके 1781 में आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध यहाँ पे समाप्त हो गया। तो 1783 मतलब 81, 82, 83 के बाद जो है पेरिस की संधि हुई। आपको पता है 1763 में एक पेरिस संधि हुई थी, जिससे क्या हुआ था कि फ्रांस के हाथ से कनाडा निकल गया था। 20 साल बाद फिर वहीं पेरिस में बैठक हुई 1783 में। 63, 20, 10, 73, 10, 83, 20 साल बाद फिर पेरिस की संधि हुई 1763 में। कहाँ पे? पेरिस में। और 13 जो ब्रिटेन के भूतपूर्व उपनिवेश थे उनको ब्रिटेन ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखें स्वतंत्रता मिल चुकी है। इंग्लैंड क्यों हारा, प्रश्न ये उठता है भाई, ये भी बात विश्लेषण करना जरूरी। जो हारेगा उससे प्रश्न चिन्ह उठेगा। अमेरिका का तट बहुत अधिक विस्तृत था और जो ब्रिटेन की सेना थी वो प्रभावहीन हो गई। इंग्लैंड के यूरोपीय शत्रुओं फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, वो सब अमेरिका वालों को पक्ष लिया। उपनिवेशों की शक्ति को लेकर के इंग्लैंड ने कम आंका। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय अलोकप्रिय उसकी वो था, और लड़ाई के दौरान आयरलैंड में विद्रोह की भी आशंका थी, और ब्रिटेन की संसद में कुछ नेताओं ने युद्ध का विरोध किया था। और एक और रणनीति हुई थी, ब्रिटेन ने चूक कर दिया था। ब्रिटेन ने कुछ सैनिकों को कनाडा की थ्रू अटैक करने के लिए भेजा कि जैसे अमेरिकी सेना को बीच में घेर लिया जाए। उसमें किसी सेनापति ने कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ गलती हो जाए, वो उस योजना कार्यान्वयन में कोई भूल हो गई, जिसके कारण और भी दिक्कत आ गई। अब जब 1783 में पूरी तरीके से मतलब स्वतंत्र हो गए 13 उपनिवेश, तो उनको लगा अपना संविधान भी बनाते हैं। तो जब स्वतंत्रता का युद्ध नहीं प्रारंभ हुआ तो 13 उपनिवेश अलग अलग था। हमने आपको बताया था उनकी अपनी सेना थी, अपना उनका क्षेत्र था, उनका अपना तट था, उनका अपना वित्त व्यवस्था थी। लेकिन अब 1781 में जब लड़ाई वगैरह हो रही थी तो सब लोग एक हो गए। तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां हमने लिखा, के नाम से राष्ट्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया। नया संविधान बना और इसके लिए फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ। नया संविधान लिखित था 1789 में जो लागू हुआ, इसके द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना हुई और संघीय पद्धति को स्वीकार किया गया। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच कर दिया गया और अधिकार संबंधी अधिनियम जोड़ दिया, जिसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। जैसे हमारे मूल अधिकार, वैसे उनका अधिकार संबंधी जो बिल ऑफ राइट्स जोड़ दिया गया। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। अनेक नागरिक अधिकारों की बात कही गई, जैसे भाषण, प्रकाशन, प्रेस, धर्म की स्वतंत्रता, न्याय। संविधान बनाते समय बनते ही यूएस संसार का एक राष्ट्र के रूप में प्रकट हुआ। यह पहला लिखित गणतांत्रिक संविधान था जो आज भी चल रहा। अमेरिका क्रांति का क्या महत्व था, देखिए, जो स्वतंत्रता घोषणा करी, समानता करी, ये सब ऐसे अधिकार थे जिसमें व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता था इनको। ये इस तरीके से बातें अमेरिका के बाहर फैली। जो अमेरिका की उपनिवेशों की तरफ से देखा जाए, एक फ्रांस का सेनापति जो लड़ रहा था, उसका नाम था लाफेयत वैसे बेसिकली फ्रांस का था, फ्रांस के सेना में था, लेकिन अमेरिका लड़ रहा था, अमेरिका की तरफ से उनके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। तो उसने सोचा कि जिन मूल्यों के लिए वो लड़ रहा है अमेरिका में कि ब्रिटेन उनको दे, वो मूल्य तो उनके फ्रांस में ही नहीं है। इसलिए आगे जब फ्रांस की क्रांति होगी तो उसमें जो लाफेयत होगा वो क्या होगा, एक नेता के रूप में आएगा। टॉमस पेन जो था वो भी फ्रांस की क्रांति में भाग लिया, कुछ लिखा पढ़ा होगा अपना। आयरलैंड, स्पेन में आगे क्रांति हुई। अच्छा, ब्रिटेन की जो हार थी बेसिकली, इसके लिए ब्रिटेन ने क्या सबक लिया देखते हैं।
इस क्रांति से ब्रिटेन ने सबक लिया कि नए उपनिवेश और नए उपनिवेश में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पर अपना कब्जा या पकड़ मजबूत किया। देखा जाए तो अमेरिका उसके हाथ से निकला, लेकिन दो उपनिवेश पे और उसने पकड़ बनाई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे भी, वहां से भी संसद। ब्रिटेन की मशीनें भूखी थी, उनको कच्चा सामान चाहिए था, ब्रिटेन के सामान जो बने थे उनके लिए बाजार चाहिए था, तो एक अजीब प्यास और भूख उससे उनकी मशीनों की थी। तो एक तरीके से देखा जाए, अब जो भी अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन ने कुछ अपनी रणनीति चेंज किया और सबक लिया। अब उसने दो रणनीति अपनाई। गोरे जो उपनिवेश थे उसके प्रति उसने उदारता दिखाई, और भारत जैसे उपनिवेशों को कठोरता दिखाई, मजबूत पकड़ बनाए। और अब ब्रिटेन को ये भी लगने लगा था कल की डेट में जो कंपनी काम कर रही है मतलब भारत में, वो कल की डेट में क्या हो सकता है कि वो अपना अलग से बोले कि हमसे ब्रिटेन से कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ करके भारत को अपना भारत पे कब्जा करके अपना कार्यक्रम। तो ब्रिटेन को लगा कि नहीं, तब तो हमें कच्चा माल भी मिलना बंद हो जाए। तो कंपनी को ब्रिटेन सरकार ने रेगुलेट करना शुरू, 1773 वाला एक्ट आप समझ रहे हो, तभी से। और इवन 1784 में तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी आ गया है इस तरीके से। आगे क्या हो रहा था, कॉर्नवालिस 81 में तो हारा था, 83 में एक तरीके से अमेरिका स्वतंत्र हो गया पूरी तरीके से, 13 उपनिवेश उसके। तो अब कॉर्नवालिस का जो अनुभव हुआ था हार का ही सही, तो उसका प्रयोग कहाँ करना था, भारत में करना था। तो 86 से 93 और 1805, 1786 93 1805 में भारत गवर्नर जनरल बना। आके यहाँ पर बहुत कानून पास किया, बहुत सारा, नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। कॉर्नवालिस कोड आया जो शक्ति का पृथककरण की बात करती है। और कॉर्नवालिस आके कंपनियों, कर्मचारियों, व्यक्तिगत व्यापार पर रोक, कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। अब इस तरीके से देखा जाए, जब कॉर्नवालिस था उस समय थर्ड मैसूर युद्ध भी हुआ था 90 से 92, 1790 से 92। उसमें क्या किया था, वो बड़ी शक्ति से निपटा था कौन, कॉर्नवालिस। अब आते अमेरिकी क्रांति की सीमाएं क्या थी। अमेरिकी क्रांति, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी रही थी। क्रांति की उपलब्धि, मुख्य उपलब्धि तो एक तरीके से गणतंत्र की स्थापना थी, परंतु बहुत कम व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया है। काले लोग दास को, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया। जमीन जायदाद वाले मताधिकार उन्हीं को प्राप्त था। हाँ, ये सही है कि कुछ राज्यों में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं था, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति धार्मिक योग्यता की जरूरत तब नहीं होती थी, ये कुछ अच्छी बातें थी, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं भी थी। अब हम देखेंगे किस तरीके से क्रांति हो गई, संविधान बन गया, लेकिन अभी भी पूरा अमेरिका एक नहीं है। क्यों नहीं एक है, दक्षिण के राज्यों में क्या दिक्कत है, उसके लिए हम एक राष्ट्र का विकास की बात करेंगे और गृह युद्ध की बात करेंगे। हम अगर पेज नंबर 1 में जो मैप था उसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें दक्षिणी राज्य पे हमने बताया था वहां पर गर्म जलवायु थी, खेती, कपास, बागवानी, ये सब होता था। देखते हैं 19वीं सदी के प्रारंभ में संयुक्त राज्य के अनेक क्षेत्र जोड़ लिए गए। अब हमने बताया था मैप में अगर आप देखेंगे तो लुसियाना एक प्रांत था, फ्रांस से खरीद लिया। फ्लोरिडा पे स्पेन का शासन था, उससे ले लिया गया। 1850 के पहले मैक्सिको के विरुद्ध जो युद्ध था वो समाप्त हो गए। अब यूएस की सीमा जो है एकदम प्रशांत महासागर मतलब पश्चिम की तरफ तक जाने लगी। अब क्या होगा, पश्चिम की तरफ जाएगा, तब अमेरिका के लोग पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे। वहां पर पहले से हमने बताया था कि अमेरिकी जो रेड इंडियंस हैं, जो मूल निवासी, उनको खदेड़ देंगे अमेरिकी लोग जाकर के वहां पर, और कुछ दशकों में उनकी संख्या नगण्य हो जाएगी। इस तरह पश्चिम में वो लोग, इनकी बस्तियां पूर्व में बढ़ेंगी, धीरे धीरे इनकी बस्तियां जो अमेरिकी हैं इनकी बस्तियां पश्चिम बननी शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, संख्या इनकी बढ़ती जाएगी। तो अब इनको लगे चलो दक्षिण की तरफ चलें। दक्षिण में के राज्यों से इनका संघर्ष शुरू हो जाएगा। अच्छा, दक्षिण के राज्य की अपनी अलग प्रॉब्लम थी। दक्षिण के राज्य चाहते थे पश्चिमी प्रदेशों में, यहाँ तक कि उत्तरी प्रदेशों में दास प्रथा बनी रहनी चाहिए। क्यों बनी रहनी चाहिए, अब समझते हैं थोड़ा सा। उत्तरी राज्य जो थे धीरे धीरे औद्योगिकरण बढ़ गया, औद्योगिकरण में आने लगा और वो आगे बढ़ चुके थे उत्तरी राज्य, और वो दास्ता को उनके हिसाब से सही नहीं था। दास्ता उनकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ थी। और जबकि दक्षिणी राज्य जो थे अभी भी प्लांटेशन करते थे, उनको दासों की जरूरत थी, उनके लिए दास सहयोगी थे। और उत्तरी राज्यों के लिए दास जो है एक तरीके से अर्थव्यवस्था के खिलाफ थे। तो लिंकन जब चुनाव लड़ रहे थे मतलब 1861 के पहले, तो उन्होंने बोला था अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो दास्ता खत्म कर दूंगा। तो इसके लिए उनको बहुत लोगों ने वोट भी उनको दिया, लिंकन जीत पे ही आए। लेकिन दक्षिण राज्य दास्ता खत्म करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो क्या किए, दक्षिण राज्य ने संघ से अलग हो गए और अपनी सरकार बना ली। इस दौरान फिर अब क्या हुआ, वार शुरू हो जाएगा। 1861 से 1865 गृह युद्ध चलेगा। इसमें क्या हुआ कि उत्तरी राज्यों की जो फौज है वो दक्षिण राज्यों में पहुंचेगी और दासों मुक्त कराकर उनसे बोले आप भी आगे सेना में शामिल हो। तो कौन सा दास नहीं आएगा शामिल होने। एक बात यहाँ और ध्यान रखने वाली चीज है
कि जो अमेरिका का संघ था उसमें ये बात इस बार से भी क्लियर होगी कि कभी भी जो उनका जो राज्य वो नहीं टूटेगा। 50 राज्य हैं तो 50 राज्य रहेंगे। और इनकी जो है कमिंग टुगेदर डेमोक्रेसी है ना, सब लोग साथ में आगे एक संघ का निर्माण किए हैं, इसलिए देखिए दोनों का अपना अपना अलग अलग सिटीजनशिप होती है। इंडिया जैसा नहीं है वहां पर व्यवस्था। इंडिया का राज्य टूट सकता है, यूपी से उत्तर प्रदेश टूट के उत्तराखंड भी बना। और इस तरीके से देखा जाए अभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुए, लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि 50 राज्य रहेंगे, संघ के साथ वो जुड़ेंगे और 50 ही रहेंगे हमेशा। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, मैं सोचा क्लियर कर दूं। तो उत्तरी राज्यों की जो फौज थी वो दक्षिण राज्यों में पहुंची और वहां पर उन्होंने जो दास थे उनको मुक्त कराया, बोला आइए आप सेना में शामिल होइए। तो इससे क्या हुआ कि लिंकन भी जुझारू अपना नेतृत्व किया, दक्षिण राज्यों की पराजय हो गई, दक्षिण राज्य हार गए, उत्तर के राज्यों विजयी हुए। क्यों हुआ उसके पीछे ये भी कारण था, उनके औद्योगिकरण पूंजीपतियों को प्रमुखता हो गई थी। सरकार ने दासता समाप्त कर दिया। हालांकि दासता खत्म होने के पीछे, दासता खत्म होने के उत्तरी राज्यों का अपना स्वार्थ था। क्यों? क्योंकि उत्तरी राज्यों को श्रमिक चाहिए थे, ना कि दास चाहिए थे, क्योंकि उनका औद्योगिकरण बढ़ रहा था। तो ये भी था। दास प्रथा खत्म होने के बाद ऐसा नहीं काले लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो गया, आज भी समान अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है वहां पे भी। इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हुआ। यूपीएससी का 2013 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें ये बोला गया है कि जो अमेरिका क्रांति थी वो वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, पुष्टि करें। अच्छा, पहले हमें जानना है कि वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद का मतलब क्या होता है। इंग्लिश होती है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म के बारे में जानेंगे, कैपिटलिस्ट जानेंगे, फिर लिबरलाइजेशन जानेंगे, उदारीकरण जानेंगे। देखिए मर्केंटिलिज्म जो होता है, वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद, वो क्या होता है कि आर्थिक जीवन, उद्योग धंधों पर और व्यापारिक कार्यों में सरकार द्वारा नियमन किया जाता है कि आयात की चीज़ों करना, निर्यात की चीज़ों करना है। वाणिज्य जैसे भारत में देखा जाए तो भारत में क्या था कि सरकार कहती थी भाई हमारा जो ब्रिटेन सरकार ये कहती कि अगर आप कोई चीज़ ब्रिटेन भेजोगे मतलब बना बनाया माल, तो उस पर टैक्स ज़्यादा रहेगा, कच्चे माल पे टैक्स कम रहेगा। और भारत के पोर्ट पे ब्रिटेन वाले माल पे टैक्स कम था। कुल मिलाकर यहाँ पर ब्रिटेन सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वाणिज्यवाद मर्केंटिलिज्म कर रहा था। ऐसे उसने अमेरिका में भी किया। आर्थिक जीवन, उद्योग धंधे, व्यापारिक कार्यों में पूरा हस्तक्षेप किया, नियमन किया उसको। तो यूएस की जो क्रांति वो मर्केंटिलिज्म के विरुद्ध थी। क्यों? क्योंकि 13 उपनिवेश जो थे ब्रिटेन के शासन मर्केंटिलिज्म के सिद्धांत पर, ब्रिटेन ने यूएस के उपनिवेशों पर व्यापार पर नियंत्रण करना चाहा, बाजारों में एकाधिकार करना चाहा। कैसे करना चाहा? 1651 नौ परिवहन कानून पास किया, गैर ब्रिटिश जहाजों के प्रयोग पर रोक लगा दिया। व्यापारिक कानून के तहत अमेरिका उपनिवेश पर अपना माल केवल ब्रिटेन ही भेज सकते थे। औद्योगिकरण, जो वस्तुएं औद्योगिकरण को रेगुलेट किया कि जो वस्तुएं ब्रिटेन में बन रही वो अमेरिका में ना बने, अमेरिका उपनिवेश में। इस तरीके से आगे फिर शुगर एक्ट भी लगा दिया, 1765 में स्टाम्प पारित कर दे। इसके विरोध में जो है फिर बोस्टन टी पार्टी भी हुई 1773 में, जो टैक्स पे लगाया गया था चाय पे। और फिर फिलाडेल्फिया में लोग बैठे, जो द्वितीय 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता घोषणा कर दिया। जॉर्ज वाशिंगटन से के नेतृत्व में युद्ध शुरू हुआ। 51 में कार्नवालिस आत्मसमर्पण कर दिया। 1783 में जो है 1781 में कार्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया। 1783 में 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि अमेरिकी क्रांति के पीछे ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक तथा वाणिज्यवादी नीतियां ही उत्तरदायी थी। इसलिए यह कहना उचित होगा कि अमेरिका की क्रांति वाणिज्यवादी की नीतियों के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था। इस तरीके से क्वेश्चन आगे भी आ सकता है कि आगे यद्यपि अमेरिकी क्रांति और ब्रिटेन के हाथ से उपनिवेश चला गया, लेकिन अन्य उपनिवेश पाने में यह क्रांति सहायक हुई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पे उसने फोकस किया, प्लस कैसे उसको। और दूसरी चीज है कि भाई जब इस तरीके का उदारीकरण जो आएगा अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो ब्रिटेन तब भी अमेरिका से व्यापार करे, उसको लाभ तब भी होगा, ऐसा नहीं होगा। प्लस वो भारतीय जैसे उपनिवेश के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी रिसोर्सेज लेना शुरू कर दिया और उसने अब फिर समझदारी के साथ गेम खेलना शुरू किया। इस तरीके से आप ये भी चीजें हैं। तो हम लोगों ने देखा अमेरिका क्रांति को प्रॉपर ढंग से पढ़ा। आप लोग इस लेक्चर को बार बार सुने, बार बार पढ़ें, बार बार समझें। और आपको बेशक मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में बताने से फ़ायदा ये हुआ होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। मैप आप एक बार फिर देख लें तो हमने बार बार कहीं कहीं पर यूके और ब्रिटेन और इंग्लैंड यूज़ किया है। तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब होता है कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिल करके बनाता है ग्रेट ब्रिटेन। यूके मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड। तो मैं इंग्लैंड यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, तो आप इंग्लैंड यूज़ कर सकते हैं और जैसा क्वेश्चन में हो वैसा आप उसको यूज़ करेंगे।
आप लोग देखें इस मैप को और बताएं जो भी समस्या है। लेक्चर आपको कैसा लग रहा है इसको जरूर कमेंट करके बताएं। आगे लेक्चर बने, अभी अमेरिकन क्रांति या फ्रांस की क्रांति चलेगी। एक पूरा होलिस्टिक हमारा अप्रोच है। आपको एक विजन, एक दृष्टि डेवलप करना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए घुमा के रख सके, लिख सके इत्मीनान से। आपको 4-4 5-5 पॉइंट जानना है। कोई प्री में तो क्वेश्चन आएगा नहीं 13 उपनिवेश के नाम बताइए, कौन सा उपनिवेश नहीं था। हाँ, बेसिकली फ्लोरिडा तो नहीं रहा होगा, या ना तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैलिफोर्निया उस 13 में नहीं शामिल रहा होगा क्योंकि पूरा पश्चिम में है वो। तो इस तरीके से आप ना तो इस तरीके से आप जो है अपनी समझ को बढ़ाएं, विकसित करें। थोड़ा सा लेक्चर बनाने में टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है इत्मीनान से, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। बाकी आप लोग इस लेक्चर को कनेक्ट करने के लिए पिछले लेक्चर्स को जरूर सुने। जय हिंद। मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ में।